हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब पर 25 मॉक टेस्ट के मैथ के 25 मॉक टेस्ट करवाएंगे हम। और 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर भी आपका अपकमिंग है और जो आपका हरियाणा पुलिस का वो भी आपका पेपर अपकमिंग है। तो 15 नंबर के आसपास क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आते हैं भाई मैथ के, और 15 क्वेश्चन कन्फर्म ग्रुप डी में आते हैं। तो 25 मॉक टेस्ट हैं। अगर आप 25 के 25 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका रेयरी को क्वेश्चन गलत होगा, जिसमें सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स कवर कर रखे हैं मैंने। और जो एडवांस मैथ में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया हल्का फुल्का, मेंसुरेशन हो गया, या अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया एक आधा, ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया, वो भी मैं साथ के साथ इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर मॉक टेस्ट हो तो एक प्रैक्टिस हो जाए। टाइम की आपको कोई कमी नहीं है, ना हरियाणा पुलिस में ना ग्रुप डी में, ताकि आप आराम से कर सको बेसिक मेथड से भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। मॉक टेस्ट नंबर है एक हमारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई कि ए किसी काम को 20 से 5 दिन अधिक में पूरा कर सकता है। यानी कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी और सी दिख रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो ए है बी से 5 दिन अधिक में काम पूरा करता था, उसी काम को सी से 9 दिन अधिक में पूरा करता है। यानी कि अगर सी एक्स दिन में करा है तो ए कितने दिन में कराएगा भाई? सी से 9 दिन ज्यादा में करा है। लेकिन क्या है कि ए है जो बी से 5 दिन अधिक में करता है। बी से 5 दिन अधिक में अगर एक्स प्लस 4 दिन में करा है, यानी कि बी अगर काम ने एक्स प्लस 4 दिन में करा है, तो बी तो 5 डेज अधिक ले है। तो 5 डेज अधिक आ गया बी से, और ये सी से ले हुई ए 9 डेज अधिक आ गया। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा इसमें टाइम एंड वर्क में। ये वैसे तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा आपको करने में, अगर आप इसको बेसिक से करोगे। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि टोटल काम ए और बी करते हैं एक्स दिन में, और ए टोटल काम को करने में लिए गए समय से, दोनों के लिए गए समय से एक्स दिन फालतू ले हुआ है। और जो बी है वो टोटल किए गए दोनों के, मान लिया दोनों ने मिलकर काम कर दिया वही एक्स दिन में। उसमें क्या कैसे देता हमें स्टेटमेंट कि जो ए है वो ए प्लस बी से किए हुए काम से 5 दिन ज्यादा लेता है। मान लिया अगर ए प्लस बी ने एक्स दिन में काम किया है, तो ए कितने दिन में करेगा? एक्स प्लस से 5 दिन में करेगा। और बी है, बी उसी काम को ए प्लस बी ने जितने दिन में किया है उससे मान लिया 4 दिन फालतू में करे है, तो एक्स प्लस 4। तो क्या होता है, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं अंडर रूट। भाई अंडर रूट किस किस का? जो डेज ज्यादा लेते हैं ना वो, जैसे ए 5 दिन अधिक ले हुआ है, बी 4 दिन अधिक ले हुआ है, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके वही अंडर रूट ले देते हैं। यानी कि 500 का 20, 500 का 20 करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे? 2 अंडर रूट 5। एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम क्या मान सकते हैं? सी की जगह हम ये मान सकते हैं कि सी है जो सी ने कितने दिन में काम किया है, सी है जो एक्स दिन में काम करे है। यानी कि ये मान सकते हैं हम कि ए प्लस बी में काम, ए प्लस बी ने जितना दिनों में काम किया सी ने उतने दिनों में काम किया, क्योंकि इसने दे रखा है स्टेटमेंट में। ए और बी पूरे काम को उसी समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में सी पूरा करता है। यानी कि ए प्लस बी जितने दिन में, यानी कि अगर 20 दिन में काम पूरा करें ए प्लस बी, तो सी भी इतने 20 दिन में पूरा करा। तो सी को हम क्या मान सकते हैं? ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी मान लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बन गया हमारा। तो कितनी आगे भी एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे हम सी की, यानी कि कितने दिन में काम करे है एक्स दिन में, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 और 4, 9 चौक 36, और रन रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। यानी कि सी कितने दिन में काम करे है पूरा काम? भाई सी पूरा काम करे भाई 6 दिन में। तो ए का पूछे क्या कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला करेगा भाई 9 प्लस में 6, क्योंकि 6 तो था ही और 9 दिन अधिक ले हुआ है ए, तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15 दिन में कराएगा। इनकी ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो ये है ना भाई बीच में ये निशान सा लग रहा है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, लेकिन ये अगर मैं दोबारा पीपीटी बनाता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा ड्यू टू सॉफ्टवेयर इशू। अगले मुक्त से इशू नहीं आएगा। वैसे इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है, साइड में सोल्यूशन करवा दूंगा भाई, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि 40,000 की धनराशि है। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना भाई? प्रिंसिपल है 40,000 की धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% 20 प्रति वर्ष, यानी कि 20%
रेट दे रखा हमें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर निवेश की जाती है। यानी कि 6-6 महीने में लगे हैं भाई। 2 साल की अगर 6-6 महीने के बनाएंगे तो भी कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? इनकी 4 टाइम पीरियड हो गए भाई हमारे 6-6 महीने के। और 20% है जो वो 1 साल का ब्याज है, यानी कि 12 महीना का ब्याज है, लेकिन 6 महीना का निकालना में तो 6 महीना करेंगे तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा भाई? 6% हो जाएगा, यानी कि 10%। 6 महीना में हो जाएगा भाई 10%। तो 10-10% लगा, यानी कि पहले 6 महीने में 10%, दूसरे 6 महीने में 10%, तीसरे 6 महीने में 10%, चौथे 6 महीने में 10% है। और ये क्या है भाई? ये है अर्धवार्षिक रूप से जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि सीआई करना है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो हम क्या करते हैं भाई? सक्सेसिव करते हैं। सक्सेसिव कैसे? 10 प्लस 10 का सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100। तो एक बार इन दोनों का कर लेंगे इसी फार्मूले से, एक बार इन दोनों का कर लेंगे इसी फार्मूले से, फिर जो दो वैल्यू आएंगी ना हमारी, फिर वो फिर दोबारा इस फार्मूले में रख देंगे। तो 10 और 10 की 10 प्लस 10 अगर 4 बार सक्सेसिव करते हैं ना भाई 10 का, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 46.41%। अब निकालोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। देखो मैं आपको निकाल भी देता हूँ जल्दी से। जैसे 10-10 का सक्सेसिव करेंगे तो 10 प्लस 10, 10 और 10 की गुणा करेंगे तो 100/100 कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया भाई? 21 आ गया। अगर पिछले 10 का करेंगे 2 10 का तो इसका भी 21 आएगा, यानी कि 21 होगी। 21 कितना हो जाएगा भाई? 21 गुणा में 21 बटे में 100, यानी कि फिर से हमने ये फॉर्मूले में रख दिया। तो 21 और 21 कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। और 42 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा? 421 आ जाता है। 421 आएगा तो 441 आ जाता है हमारा। 441 आएगा तो 42 और 4 46.41 आ जाएगा। ठीक है, तो 46.41% इंटरेस्ट मिलेगा भाई हमारा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 40,000 का 46.41। दो तो दशमलव का नाम के उत्तर की जीरो और 2 परसेंटेज का नाम के, तो 4 से 4 जीरो कैंसिल। तो लास्ट में कितना आएगा भाई? यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी कि 4 एकम 4 मल्टीप्लाई करो। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौके 16, 6 1, 4 6 24, 1 25, 5 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि 18,564 आएगा भाई आपका राइट आंसर। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि निर्मल है, और निर्मल क्या करा अपना? निर्मल ने आकाश को 6300 रुपए दिए 14% वर्ष की दर से इंटरेस्ट से, और 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यानी कि निर्मल ने 6300 रुपए दिए और 14% इंटरेस्ट से 3 वर्ष के लिए आकाश को दिए भाई। उसने इनमें से कुछ पैसे और जोड़े, यानी कि आकाश ने इसमें मान लिया 6300 रुपए लिए थे, 6300 रुपए मान लिया उसने, एक्स रुपए और जोड़ दिए, और फिर किसी इंटरेस्ट पर दे दिया, किसी तीसरे को दे दिया भाई। तीसरे मान लिया जेड को दे दिया भाई, और 16% वार्षिक दर से दिए। यहाँ थे 14% वार्षिक दर, यहाँ होगी 16% वार्षिक दर को दिया ए ने जेड को, और 3 वर्ष के उधार दिए। यदि उसे कुल 618 रुपए का लाभ होता है भाई, इसको लाभ कितना होता है भाई ए को? क्योंकि इसने इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया, 14 से 16 कर दिया, 2%, तो ये फालतू हो गई। और जो एक्स है कुछ पैसे उसने पास से जोड़ दिए, यानी कि मान लिया उसने 1000 रुपए जोड़े, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 16%। तो ऐसे करके इसको कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 618 रुपया प्रॉफिट हो गया। 618 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी राशि जोड़ी। तो ये ज्ञात करना भाई आपने कि हमने कि उसने कितनी राशि जोड़ी। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक, फिर बताऊंगा इसकी शॉर्टकट। ये हम कैसे कर सकते हैं माइंड में। देखो निर्मल ने आकाश को दिए 6300 रुपए। 6300 रुपए पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई? ठीक हो गया। लेकिन क्या करा आकाश ने, अगर निर्मल ने आकाश को दिए थे ये पैसे इतने, तो आकाश ने इतना इंटरेस्ट देना पड़ता भाई, इतनी अमाउंट पे जो अमाउंट बनती है हमारी, इतना इंटरेस्ट निर्मल ने आकाश ने निर्मल को देना पड़ता। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आकाश ने आगे दे दिया। आकाश ने किस पर दिया? 6300 रुपए तो थे, मान लिया एक्स यूनिट और पैसे जोड़ दे भाई आकाश ने उसमें, और 16% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए भाई। तो परसेंटेज के लिए 100 आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना दे रखा हमें? 618 दे रखा भाई, यानी कि 6300 गुणा में 14 गुणा में 3, और इसका डिफरेंस कितना दे रखा भाई? 618 दे रखा। एक तो ये तरीका भी कि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है,
लेकिन आप कर सकते हो इससे, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में टाइम की कोई कमी नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बताऊं, देखो जैसे निर्मल ने आकाश को 6300 रुपए दिए, 14% की दर से 3 वर्ष के लिए दिए। आकाश ने क्या करे, निशांत को दे दिए वही, निशांत को पैसे जोड़कर दे दिए। देखो जो 6300 रुपए पर 14% ब्याज है ना 3 वर्ष के लिए, ये तो निशांत अगर किसी को भी देगा इतने ब्याज पर, तो निशांत को कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने भी किसी से इतनी इंटरेस्ट पर ले रखा 14% पर, और 14% को किसी को दे दिया आगे निशांत, तो क्या फायदा होगा भाई, कोई फायदा नहीं होगा। एक फायदा तो उसको क्या होगा, उसने 2% ज्यादा पर दे दिया भाई, 14 पर ले हुआ है 14% पे, और 16% पे दिया, यानी कि 2% का प्रॉफिट हो गया। 2% का प्रॉफिट 1 साल में, तो 3 साल में कितना प्रॉफिट हो गया भाई, 6% प्रॉफिट हो गया। तो 6300 का 6% कितना हो जाएगा भाई हमारा, 6×3 = 18, और छिकु छिकु 36 और 1 37, इनकी 378 हो गया भाई। 378 रुपए तो वो वैसे कमा ले रहे, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो रहा है उसको 618 हो रहा है। वो 618 प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने कुछ पैसे जोड़े हैं भाई, और उन पैसों पर भी तो 16% की दर से 3 वर्ष में ब्याज मिला होगा, तो 618 हो रहा है। अगर 378 को हम घटा देंगे तो उन पैसों पर ब्याज आ जाएगा जो उसने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 7 गया 4, यानी कि 240 रुपए। यानी कि 240 रुपए उसने ब्याज मिला है भाई, कितनी अमाउंट पर, जो उसने जोड़ी है। 240 रुपए मिले हैं ब्याज 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई, 80 रुपए मिलेगा। 1 साल में मिलेगा 80 रुपए। 1 साल में मान लिया उसने पी पैसे जोड़े थे भाई, यानी कि इसमें ऐड करके जो दिए थे ना, पी पैसे जोड़े थे, और 16% रेट की इंटरेस्ट से जोड़े थे, और 3 साल का तो था 240, 1 साल का था 80। तो निकाल देंगे भाई, 16×5 = 80, यानी कि जो पी की वैल्यू है हमारी 500 आ गई, यानी कि जो उसने रुपए जोड़े थे ना भाई वो 500 थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ना भाई, जितने मॉक टेस्ट में, वो आपके हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, इनसे तो बहुत ज्यादा अपर लेवल के हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों करोगे ना, तो रेयर ही आपका क्वेश्चन बचेगा जो अर्थमेटिक्स में आप छोड़ सकते हो, नहीं छूटेगा ही नहीं भाई, ये इतना मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में, बहुत ज्यादा। तो चलो इसका आंसर आ गया भाई 500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी संख्या को 8, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचता भाई, सक्सेसिव विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचता भाई, देखो ये दे रखा है सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल बचता 3, 2, 5। और भागफल, अंतिम भागफल क्या दे रखा भाई में, 4 दे रखा है। भागफल 4 दे रखा है। आप देखो, हम्म हम्म, 4 से विभाजित करना है। मान लिया हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 शेषफल आ रहा है हमें, भागफल आ रहा है 4, भागफल आ रहा है, अंतिम भागफल 4 है। तो अगर हमें ये निकालना है, इनकी भाज्य निकालना, अगर हमें ये भाज्य और ये भाज्यक है और ये भागफल, ठीक है, ये आपका होता है क्वोशेंट, और नीचे आपका रिमाइंडर होता है भाई, ठीक है। तो अगर ये निकालना हमें भाज्य है, तो क्या करते हैं हम, भाज्य की भागफल से मल्टीप्लाई करके, इनकी 4 × 4 प्लस में 0, आप ऐसे देख लो ना, 15 है, 15 को मान लिया हमने 2 से विभाजित किया, तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, तो 2 सत्ते 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, इनके लास्ट में हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये है, ये देखो, ठीक है। हम्म, समझ आ गया ना आपको। तो क्या होगा, 4 की तो मल्टीप्लाई होगी भाई, और 5 जुड़ेगा इसमें, तो 4 × 4 = 16 पंजे, 4 × 4 = 16, 16 और 5 21 है। फिर 21 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, बीच में 2 जुड़ेगा भाई, 21 पंजे 105, और 2 105 और 2 कितना होता है भाई आपका, 105 और 2 107, 107 की फिर यहाँ मल्टीप्लाई गई और 3 जुड़ेगा भाई, तो 856 प्लस में 3 कितना हो जाएगा भाई, 859 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है अगर 859 को 4, 7, 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफलों का योग क्या होगा। तो 4 से विभाजित का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक तो आप पूरा डिवाइड कर सकते हो 4 से, लेकिन लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, जो शेषफल इनमें बचेगा
वहीं शेषफल पूरी संख्या को डिवाइड करने में बचेगा। 4 का रूल होता है भाई, यानी कि 2 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट। 8 से करना होता में 2 की पावर 3 होती है 8 तो लास्ट के 3 डिजिट, ऐसे होता है भाई। तो 59 को 4 से डिवाइड करेंगे भाई, पहले 4 से, फिर 7 से, फिर 9 से। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16 यानी कि 3 शेषफल आ गया। फिर 7 से करेंगे, 7 सतु 8 56 यानी कि 3 आ गया। 9 से करेंगे तो वही 9 छिका 54 यानी कि 5 आ गया। निकल तो गया भाई, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 चौके 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 3 बच गया भाई। 7 से करेंगे तो 7 8 56 यानी कि 4 आएगा भाई दूसरे में। तो कितना आएगा भाई, 5 और 4 9 और 3 12 यानी कि टोटल शेषफलों का जोड़ कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भाई हमारा है बोर्ड मास से रिलेटेड, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है भाई। तो इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट बोर्ड मास लगा देंगे। तो देखो पहले सबसे पहले क्या डिवाइड कर सोल्व करते हैं हम बोर्ड मास में। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिविजिबल, डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ना बोर्ड मास है ना ऑफ है, डिवीजन है। डिवीजन को करेंगे भी सबसे पहले सोल्व। डिवीजन होगा भाई 4/5। अच्छा प्लस में है तो डिवीजन करेंगे तो हम ऊपर वाले सोल्व करते हैं सबसे पहले। मल्टीप्लाई सोल्व करो भी, 6 प्लस 8 छीक 48 प्लस, फिर तो और सारे प्लस प्लस है भाई। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, और ऊपर वाले पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 और 6 भाई 54, और 54 और 31 कितने हो जाएंगे भाई हमारे, 85 हो जाएंगे भाई। तो ऊपर आ गया भाई हमारा 85। नीचे देखो क्या आएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 बार प्लस 5 भाई, हाँ ऐसे हो गया ये। और तो 4/5 है। तो सभी को जोड़ो भाई, 16 और 4 20 और 4 24 और 24 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 24 और 15 39, 39 प्लस में 4 का बटे में 5। तो अगर एलसीएम ले करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, नीचे 5 3 15 और 5 निम 45 यानी कि कितना जाएगा 199 आ जाएगा भाई। तो 85/199/5 यानी कि 5 चला जाएगा ऊपर। तो 5 8 40 पंजू पंजू 25, 425/199 आ गया भाई। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 199 एकम 199 दूनी आएगा भाई हमारा। 199 दूनी कितना हो जाएगा भाई हमारा, 398 हो जाएगा भाई। 398 तो बचेंगे कितने भाई, 27 के बटे में 199। राइट आंसर हमारा भाई ये होगा। हो सकता है इन ऑप्शन में गलत हो कुछ, या हो सकता है इनमें कुछ गलत हो, डिवाइड माइनस प्लस में। वैसे कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन। अगर कुछ गलती हुई है बाई मिस्टेक तो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो कमेंट। देखो भी अगला अगला दे रखा है, यदि किसी वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी जाए तो ग्रस्त को उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जबकि व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो। देखो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता है भाई, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, खपत गुणा में प्राइस। यानी कि 2 किलो चीनी खरीदी, 25 रुपए किलो है, तो टोटल खपत कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा हमारा, 50 रुपए का हो जाएगा। उसी टाइप से एक क्वेश्चन तो इसने बोल रखा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है प्राइस के साथ है, प्राइस के साथ कंजम्पशन की मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या आएगा भाई, एक्सपेंडिचर आता है। ये बोल रहा है कि अगर वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि हो जाए, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, यानी कि अगर प्राइस हमारा है जो 20 से 27 हो जाता है, तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो कितना बढ़ जाता है भाई, वो बढ़ जाता है 10 से 11 है, 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11 हो। तो ये पूछा कि कंजप्शन में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर किसी चीज का रेट बढ़ा है और खर्चा हम उतना ही रखते हैं, मान लिया 25 रुपए किलो चीनी थी, अब ये 30 रुपए किलो चीनी होगी भाई, ठीक है, और दो एक रुपए हमारे पास 50 ही है, तो भी इसलिए बात है कि खपत में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 रुपए किलो चीनी है, 50 रुपए है, तो 2 किलो चीनी तो आ नहीं सकती, क्योंकि 2 किलो चीनी तो 60 रुपए की होगी, तो कमी करनी पड़ेगी हमें।
तो अगर कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या तब हमारा यानी कि कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन गुणा में प्राइस। कंजम्पशन निकालना में तो कंजम्पशन निकालते हैं तो क्या हो जाता है भाई, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस आ जाता है, तब कंजम्पशन निकलता है। तो एक्सपेंडिचर बटे में कर दो भाई, यानी कि कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 10/20 और 11/27। 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 27, 11 दूनी 22। यानी कि जो कंजम्पशन है पहले 27 थी, फिर होगी हमारी 22, यानी कि 5 की कमी होगी भी कंजम्पशन में। 5 की कमी होगी तो निकाल देंगे 27 एकम 27, बच गया कितना 23 और 27 अट्ठा 8 तिया 7 पे जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अठू सत्तू 56, यानी कि 8 पर जाएगा भाई, अठू सत्तू 56, 216 यानी कि 14, 18 14 बटे में 27% हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 28 14 बटे में 27%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है भाई, बताओ 4a² होता है। नहीं ये तो वहां पहुंच गए भाई, इसमें क्यूब में पहुंच गए, क्यूब नहीं भाई, ये है स्फीयर, तो स्फीयर का क्या हो जाता है भाई हमारा 4πr² होता है। 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है 2464, और वॉल्यूम पूछ रखा है गोले का, तो क्या होता है भाई 4/3 की क्यूब, तो 4 से काटेंगे तो 4 छीक 24, 4 एकम 4, 2 4 छीक 24, 22 बटे में 7 गुणा में r² बराबर है 616, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छीक 66, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, आर कितना आ जाएगा हमारा 4 गुणा में 7 गुणा में 7, यानी कि आर आ जाएगा हमारा भाई 7 गुणा में 2 14, यानी कि आर आ गया हमारा 14। 4/3 पाई 22 बटे में 7, आर की क्यूब करेंगे 14 की क्यूब करते हैं तो कितना आता है भाई 2744 आता है भाई। अब देखो भी कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 7 और 2 9 नहीं कटेगा भैया, तो 7 से ये कट जाएगा भाई, 7 तिया 21, 6 7 नीम 63, 7 दूनी 14। अब देखो भी 22 चौक 88 और 22 चौक 88 गुणा 392। अब देखो भी ऑप्शन में से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो ऐसे ही ऑप्शन 1 3 1 2 1 से 1/3, एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर बी है 11,498 2 बटे में 3, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 11,892 बटे में 2 बटे में 3, ऑप्शन नंबर डी में है वही हमारा 11,621 1 बटे में 3। तो देखो यूनिट डिजिट देखेंगे भाई हमसे, हमारा ये आ गया, तो यूनिट डिजिट हमारा ऊपर कितना आ रहा है 8 दूनी 16, यानी कि लास्ट में कितना आता है हमारा 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, 3 से तो कट नहीं रहा, तो लास्ट में 6 आएगा, यानी कि बाई में तो 3 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, लास्ट डिजिट 4 है, यानी कि नहीं आ सकता। 3 अट्ठा 24, 4 और 2 6, ये आ सकता है, लास्ट डिजिट 6 है। 3 दूनी 6 और 2 8, लास्ट डिजिट 8 है, ये नहीं आ सकता। 3 एकम 3 और 1 3, यानी कि 3 है, ये नहीं आ सकता ये लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आएगा भाई 3 अट्ठा 24, 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 6, यानी कि लास्ट में 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई कि एक कार्यालय में है भाई 12 कर्मचारी, सुन भाई बात, सभी की औसत आयु है 35 1 बटा 2, 12 कर्मचारी हैं, सभी की औसत आयु इतनी है भाई, तो एक नया कर्मचारी शामिल हो जाता तो औसत आयु 37 वर्ष हो जाती है। देखो एक रूम में थे 12 व्यक्ति थे भाई, उनकी औसत आयु थी सारे साढ़े 35 साल के थे। कोई एक व्यक्ति आया नया व्यक्ति, उसको व्यक्ति कंधे व्यक्ति कितने हो गए अभी, 13 व्यक्ति हो गए भाई एक आते, लेकिन क्यों उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है 37 हो गई सारे की। ये ऐसे क्यों हुई, क्योंकि जो नया व्यक्ति है ना वो ज्यादा आयु लेकर आया होगा, तभी तो 37 होगी। अगर मान लिया 35.5 साल का ही 13वां व्यक्ति भी आ जाता तो सभी की 35.5 साल रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कराया उसने 35.5 तो लाया ही लाया है, समझ में आ गया, जो नया व्यक्ति आया ना वो 35.5 तो लाया है, और जो 13 व्यक्तियां पे जो 1.5 बढ़ा है ना भैया 37 हुई है, 1.5 बढ़ा है,
13 व्यक्तियों पे 1.5 बटा है, यानी कि 3/2 बटा है, वो साथ में ये भी लाया है भाई, ताकि सारा सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो जो उसका अलग बाहर लाया 35.5 से अलग, तब जाके 37 हो गया। तो 13 दूनी 26 ना, 13 तिये 39, 39 2 और डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा हमारा 19.5 आ जाएगा। 13 और 19 कितना हो जाएगा 32.5, 32.5 साल हमारी 32.5 नहीं, हाँ ये तो 13 व्यक्ति थे ना भाई, स्टार्टिंग में कितनी थी 19.5, तो ये हो गई। और 35.5 वैसे वो लाया ये खुद की, और जो डेड है वो अलग बार लाया है, तो 32.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35.5, 19 और 35 कितना हो जाएगा भाई हमारा, बताओ कितना होगा भाई। 19 और 35 हो जाएगा भाई हमारा चुम्बन चुम्बन, और एक 5.5 यानी कि हो जाएगा हमारा भाई 55 हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक रूम में 12 व्यक्ति थे, 35.5 साल उनकी सभी की एज थी। कोई नया व्यक्ति आ गया भाई, व्यक्ति नया आते ही कितने व्यक्ति हो जाएंगे भाई, व्यक्ति हो गए भाई 13 हमारे। देखो 13 व्यक्ति हो गए, और साथ में क्या होगा भाई, एवरेज भी बढ़ गया नया व्यक्ति आने से, एवरेज हो गया 37.5। देखो अगर नया व्यक्ति जो आया है, अगर वो 35.5 साल का आता, तो कोई फर्क पड़ता है किसी का एवरेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 37.5 साल कैसे एवरेज हो गया भाई, क्योंकि वो साथ में ज्यादा लाया, वो 35.5 तो लाया है अपना खुद का, लेकिन जो डेढ़ डेढ़ एक्स्ट्रा है ना, डेढ़ डेढ़ एक्स्ट्रा कितने जनों पर हो गया, 13 जनों पर, ये भी साथ में लाया है भाई वो, तो 13 एक कम 13, और यानी कि 19.5, 19.5 साल तो वो अलग से लाया है, और 35.5 अपने लाया ही था, तो 35.5 को और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 12 कर्मचारी थे, 12 कर्मचारियों की सतायु कितनी थी, 35.5 साल थी, यानी कि 35 दूनी 70 एक 71/2 थी। तीसरा नया जोड़ दिया, मान लिया उसकी नई आयु थी एक्स थी। अब कितने व्यक्ति हो गए, 12 प्लस में एक्स व्यक्ति हो गए, और एवरेज कितनी हो गई उनकी 37 हो गई। तो अब ये कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 12 एक्स नहीं, 12 और एक 13 व्यक्ति होगी, 13 व्यक्तियों की कितनी सताई होगी 37 होगी, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अब देखो क्या दे रखा है, यह हाइट एंड डिस्टेंस का भाई, ये बोल रहा है कि एक खंबा है, एक मीनार है, और एक मीनार के ऊपर 7 मीटर खंबा है भाई, 7 मीटर का। अब बोल रहा है जमीन पर एक बिंदु से, मान लिया ये बिंदु है, जमीन पर एक बिंदु के खंबे, बिंदु से खंबे के शीर्ष का, यानी कि जो खंबा है यो, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है भाई हमारा, इसका उन्नयन कोण है भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। और उसी बिंदु पर मीनार के शिखर का अवनमन कोण, यानी कि यहां से जो अवनमन कोण है इसी बिंदु से, वो कितना भाई अवनमन कोण, यानी कि ये जो है ये कोण कितना है 45 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा भाई। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा भाई, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। पूरा कितना ही है, पूरा 60 है, अगर मैं लिखूं तो दूसरे कलर से, ये हमारा कितना है पूरा है 60 डिग्री। तो पूछ के रखे हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रखी है, यानी कि ये ऊंचाई पूछ रखी है हमसे। देखो 45 डिग्री के सामने की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, एक, एक, ये हो जाएगी हमारी √2। 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री है ये पूरा, 60 डिग्री की टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है भाई हमारी √3, यानी कि पूरा √3 है भाई ये, और नीचे वाला एक है, यानी कि एक की वैल्यू एक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये 7 है, ये इतना एक है, ये पूरा √3 है, तो √3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 7 आ जाता है। इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो इतना का वैल्यू बचेगी, इतनी वैल्यू दे कितनी रखी है 7 दे रखी है, तो √3 माइनस एक की वैल्यू 7 दे रखी है, पूछी कितनी की वैल्यू है, एक की वैल्यू है, यानी कि एक की वैल्यू निकालनी है। तो रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, 7 में √3 माइनस में एक, √3 प्लस में एक, √3 प्लस में एक, तो 7 √3 प्लस में 7, और नीचे करेंगे तो 3 में से एक गया, 2 बच जाएगा भाई आपका। तो आंसर ऐसे आएगा 7 √3 प्लस में एक बाई में 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो भी कौन से में आंसर, ये ऑप्शन थोड़े वैसे हो जाते हैं भाई, अच्छे टेस्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, रोहित ने अपनी कार अमित को क्रय मूल्य से 10% कम में बेची।
रोहित को कार थी जो 10, रोहित ने बेची कार अमित को कितने में, 10% में बेची, यानी कि 10 से 9 में बेच दी। अमित ने कार की मरम्मत कराई और 5,000 रुपए खर्च किए। 9x की वैल्यू पड़ी। अमित ने क्या करा, 9x में जो कार खरीदी थी ना उसमें 5,000 रुपये और लगा दे भाई, कुछ खर्चा पानी लगा दिया तो इतने की वैल्यू हो गई। फिर कार महेश को कुल लागत पर 20% लाभ पर बेच दी भाई। 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इनकी 6/5, 1/5 का तो प्रॉफिट है, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 6/5 हो जाएगी, जो 1,00,000 रुपए के बराबर है। इनकी जो बेची ना इसकी कीमत कितनी होगी भाई, 1,00,000 रुपए। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 5 की गुणा होगी तो कितनी हो जाएंगे भाई, 5,00,000 रुपए होगी। और 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 निमा 54x, 6 पंजे 30,000 हो गया। अगर 30,000 हो गया तो 54x है, x की वैल्यू निकाल देंगे भाई, 30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4,00,000। 30,000 बचेगा भाई, कितना बचेगा भाई, 4,70,000, 4,70,000 रुपये बचेंगे, 4,70,000 बचेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 47,000,000 में तुमन 4 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, और पूछ किसकी रखी है, कार का क्रय मूल्य पूछ रखा है, इनकी 10x की वैल्यू पूछ रखी है भाई मुझसे, तो 10 की वैल्यू पूछ रखी है तो काटेंगे तो 2 से 27, 2 पंजे 10, और 7 और 4 11, अगर मैं इसको 48 बना लूँ तो ऑप्शन दूर दूर है तो हमारा हो जाएगा, तो 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 छीक 18, यानी कि 1,06,000, 16 पंजे 80, यानी कि 8,00,000। 8,00,000 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 9 अट्ठा 72, 8 9 अट्ठा 72, यानी कि 88,000 के आसपास हमारा उत्तर आएगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स में बोल रखा। यदि 9 अंकों की संख्या हुई कितनी है हमारी, 7 0 8 x 6 y 8 z 9 है, और 9 से 11 से विभाजित किया जाता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है जो, कि सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए भाई, सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करते हैं। देखो भाई 11 का मल्टीपल का रूल क्या होता है भाई, अब एक छोड़कर एक को जोड़ते चले जाओगे, ये हो गया, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 8 29, 29 और 9 38 हो गया भाई आपका। अब इसको जोड़ो जो बच गया भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारा ये क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल या तो 0 आना चाहिए या ये आना चाहिए हमारा 11 आना चाहिए भाई। तो एक तो वैल्यू क्या हो सकती है, 38 तो हो नहीं सकती भाई वैल्यू, मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड को 38 रख दें, 38 में 38 गया, 0 तो आपका आ गया, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू हम 9 से ज्यादा ही नहीं रख सकते। अगर ज्यादा नहीं रख सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू को, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को टोटल 11, 15 रख सकते हैं भाई। अगर 15 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई, 38 में से 15 गए, 38 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 23, लेकिन 23 11 से नहीं होता भाई, तो इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा भाई, 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 हमारा डिविजिबल है, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी, कितनी आ गई, 16 आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। फिर एक कितनी आ सकती है भाई, 11 11 दूनी बाई 11 33, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक आ सकती है हमारी 5, अगर 5 माइनस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, 33 आ जाएगा, तो 5 वैल्यू आ गई। एक फिर हम क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर हम रख सकते हैं वही, इसको 11 बनाते हैं, अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की ऐसी वैल्यू रखें जिससे 11 आ जाए, तो 11 को 11 काट देगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यानी कि 27 भी आ सकती है भाई हमारी। 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 11 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, और रख भी सकते हैं हम 9 9 9 रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 27 आ गया। तो 27 और 5 कितना होगा भाई हमारा, 32, 32 और 16 48, यानी कि 48 हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 720 लीटर का मिश्रण है और
मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, x/3 है। इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि प्लस का 30 लीटर मिला दिया, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, यानी कि x इसमें मिला दिया 30 लीटर। तो 30 लीटर मिलाने के बाद 30 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 30 लीटर 720 लीटर का तो मिश्रण था ही पहले ही, ठीक है, उसमें 30 लीटर और पानी मिला दिया, 30 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया भाई हमारा 750 लीटर हो गया। इनकी 5 की वैल्यू दे रखी है, 750 दे रखी है। अगर 5 की वैल्यू 750 है तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 150, और 2 की वैल्यू आ गई 300, और 3 की वैल्यू आ गई 450, 450 आ गई। इसमें 30 लीटर पानी मिलाया है, तो 30 लीटर पानी मिलाने से पहले इसमें कितना है, यानी कि प्लस 30 करके 300 आया है, तो यहाँ कितना होगा, 270 होगा। अगर 720 लीटर का मिश्रण है, उसमें 270 पानी है, तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा हमारा। वाटर सेट 450 हो गया हमारा। तो इसने पूछ क्या रखा है, इसने पूछ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x पूछ रखा है भाई, यानी कि x अगर हम कॉमन ले देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू 450 है, और x की वैल्यू 450 है, तो 450 माइनस 3, ये x की क्यों पाएगा भाई। अब ये देख लो x की वैल्यू आ गई 450, ये मिस्टेक है इसमें, स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर दे रखा है या क्या दे रखा पता नहीं, तो एक्स की वैल्यू 450 है, वैल्यू से ही पूछ रखा है, तो आगे आप कर सकते हो कुछ भी हो जो भी। देखो, पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में काम पूरा करने का फैसला लिया। पुरुषों के समूह में मान लिया 4 दिनों में काम करने का फैसला है, लेकिन चूंकि हर दिन 20 पुरुष छोड़ते चले जाते हैं, आज मान लिया एक्स है, तो अगले दिन 20 छोड़ गए, अगला दिन फिर और 20 छोड़ गए, यानी कि एक्स माइनस 40 हो गया, अगला दिन फिर और 20 छोड़ गए, ऐसे ऐसे करते 7वें दिन काम पूरा हो जाता है। तो शुरुआत में कितने पुरुष थे, मान लिया शुरुआत में थे एक्स पुरुष थे, तो टोटल काम एक्स पुरुष थे, 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम 4x हो गया। अब देखो, लेकिन चूंकि हर दिन 20 पुरुष काम छोड़ देते हैं, पहले दिन थे एक्स पुरुष काम कर रहे हैं, दूसरे दिन थे, और मान लिया जो एक पुरुष की काम करने की कैपेसिटी वो 1 यूनिट है, तो पहले दिन करेंगे एक्स पुरुष, दूसरे दिन करेंगे एक्स माइनस 20, तीसरे दिन करेंगे एक्स माइनस 40, चौथे दिन करेंगे एक्स माइनस 60, 5वें दिन करेंगे एक्स माइनस 80, 5वें दिन, 6वें दिन करेंगे एक्स माइनस 100 छोड़ जाएंगे, और 7वें दिन करेंगे हमारे एक्स माइनस 120 छोड़ जाएंगे। तो इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 7x तो सीधे हो गए हमारे भाई, और 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 420, यानी कि माइनस का कितना आ गया हमारा, 420 आ गया। तो 7x है, 3x उधर जाएगा, 7x उधर जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा हमारा, माइनस का 420, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि शुरुआत में पुरुष कितने थे हमारे काम करने वाले, 140 थे। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई हमारा 15। एक दुकानदार तेल की कीमत 20% अधिक अंकित करता है, एक दोषपूर्ण मशीन का उपयोग करता है, और इनकी जो मशीन है वो फॉल्ट है, उस मशीन में फॉल्ट है वही जो 10% कम मापती है, यानी कि अगर हम 1000 ग्राम से मान लेते हैं ना, तो 1000 ग्राम नहीं देता दुकानदार, में देता 900 ग्राम, ठीक है। तो लाभ हानि पूछ रखा भाई हमसे। देखो, एक तरीका तो इसका ये होता है 20% कम अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 6 हो जाएगा एमपी। और जो तराजू में मापा है हमने, वो कितना मापता है, कितना कम देता है भाई, 10% कम देता है, यानी कि 10 से 9 जाएगा भाई, तो कितना आएगा, 10 पंजे 10% कम मापता है, तो 10 और 9 हो गया भाई हमारा। ये दे रखा है मशीन का रेशियो जो मापती है, तो 10 से 9 आ गया भाई, ये आएगा बिल्कुल लास्ट में, तो 10/5 और 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4 रेशियो 3 आ गया, यानी कि कितना कम मापती है मशीन, लाभ हानि कितना होगा भाई, 1 का लॉस हो गया 4 पर, यानी कि 25% का हमारा लॉस हो जाएगा। एक तो तरीका होगा ये, जो आपकी मशीन का खराबी वगैरह आएगी ना, वो तो लिखते हैं बिल्कुल लास्ट में नीचे, और जो भी मान लिया उसको प्रॉफिट होगा, मान लिया उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 11 और रखा है, उसका जो एमपी है वो 5 से 6 हो रखा है, तो इसको ना
और जो काटा है वो मान लिया 10 से 9 मापता है, तो 10 पंजे 50 होगा ऊपर वाले का, तो डिवाइड कर देंगे भाई 50, और जो पूछ रखा होगा ना 11 छीक 66 या डिवाइड कर देंगे, जो भी पूछ रखा होगा ना उसकी वैल्यू आ जाएगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आप निकाल सकते हो। एक तरीका और इसका, ये तो था शॉर्टकट मेथड, एक है बेसिक मेथड। 20% अधिक अंकित करता, मान लिया मैं 100 ग्राम सामान अभी 100 रुपया का लाया, मेरे 100 रुपया पड़ा होगा सामान, 100 रुपया का सामान 20% अधिक अंकित करा है, तो कितने का 20% अधिक अंकित करूंगा तो मैं 120 रुपये सामान पर वैल्यू लिख दूंगा। 100 रुपये का सामान था, 20% अधिक वैल्यू अंकित कर दी, यानी कि मैंने लिख दिया उस पर 120 रुपए, 100 ग्राम सामान का 120 रुपए। लेकिन क्या करे, दोस्त पूर्ण मशीन का उपयोग करता है जो 10% कम मापती है, यानी कि 10% कम मापती है। मैं 100 ग्राम सामान लिया था, 10% कम माप पाएगी तो ग्राहक को कितना दूंगा भाई, मैं 90 ग्राम दूंगा। 120 में बेच दूंगा, 90 ग्राम 90 रुपया का आया होगा, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 90 प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 30 का हो गया, 30 का प्रॉफिट हो गया 90 पे, यानी कि 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारी भाई, 30.33.3% होगी भाई। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मॉक टेस्ट नंबर 2 था ये हमारा। अब मिलेंगे हम मॉक टेस्ट नंबर 3 के साथ 30 तारीख को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।